Good evening, everyone. First of all, my regards to the guest of honor, Professor Indrakant sir, and the team of GSTS. I thank all of you for organizing this 213th talk. So, the topic that I chose today is exploring the depths, and we'll be looking at different aspects of environmental DNA and how can we trace the presence of environmental DNA by different techniques, and how it can help us in monitoring biodiversity, spot the presence of invasive species, what India is doing in our deep ocean project, which is also known as Samudrayan. So the reason I chose this topic is during graduation, I got an opportunity to study little about environmental DNA. And secondly, a few days earlier, my brother was showing me a reel about some whales which were washed ashore, and some different strange events that has been happening in the ocean. So that's why I've chosen this topic कि शायद मुझे और मौका मिले और पढ़ने का और गहराई से जानने का कि समुद्र की गहराइयों में क्या-क्या छुपा है. So with this, I would like to move on with my talk. So yes, the first slide that says mysteries of the deep sea. ऐसा क्या मिस्टीरियस है डीप सी के बारे में? डीप सी जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी अपने अंदर समाया हुआ है, वो हम उसके बारे में हम अवगत ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है वहां क्या क्या प्रेजेंट है. So let's see कि क्या मिस्टीरियस है डीप सी के बारे में. You all might have witnessing these two pictures. The first is of oarfish, which is also known as doomsday fish. Japanese mythology में इसे हम doomsday fish कहते हैं, and during earlier times it has been believed that doomsday fish, its presence on the shore indicates that something bad is going to happen on the planet. तो ये जो fish है ये हमें क्या indicate करना चाहती है? We have no idea. Second picture है mass whale strandings के बारे में, जहाँ पे more than 150 whales को shore पे देखा गया और उन सबको रेस्क्यू नहीं किया जा सका क्योंकि वो इतनी सारी नंबर ऑफ वेल्स थी, ऑल्सो ड्यू टू देयर बिग साइज. सो लेट अस सी कि डीप वाटर में ऐसा क्या है और हम और क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में फ्यूचर में. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज इनटू द अबिस, अंडरस्टैंडिंग अंडर वाटर. वील स्लोली मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ओशनिक फ्लोर. इससे पहले हम ये जाने कि ओशन में कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, कौन सी फिशेस प्रेजेंट हैं, उनके क्या अडेप्टेशंस हैं. हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पानी के अंदर जो लैंड है क्या वो प्लेन दिखता है, बट इट इज नॉट प्लेन. पानी के अंदर जो लैंड है इट इज नॉट प्लेन, इट हैज डिफरेंट रिलीफ फीचर्स. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट आई हैव पुट इन, इसमें आपको दिखेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपको दिखेंगे सी माउंट्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, मिड ओशनिक रिजेस, रिफ्ट वैलीज एंड ट्रेंचेस. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अंडर वाटर, ये बहुत जायज है कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज भी प्रेजेंट होंगी. नेक्स्ट विल सी व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट. सो बेसिकली सनलाइट जो है वो समुद्र में यूनिफॉर्म तरीके से नहीं जाती है. इफ वी टॉक अबाउट सी लेवल, तो वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है हमारा जो वाटर बॉडी होता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूफोटिक जोन. यूफोटिक मतलब वहां पे ट्रू सनलाइट है और वहां पे जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं फिशेस की, ट्यूना होती है वहां पे, और बाकी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन वहां पे पाए जाते हैं. अगर हम 200 मीटर्स नीचे जाते हैं तो वहां पे है डिस्फोटिक जोन, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्वाइलाइट जोन. यहाँ पे सनलाइट थोड़ी सी कम होती है. उसके बाद जब हम और नीचे जाते हैं, दैट इज 1000 मीटर्स एंड डीपर, यहाँ पे जो फिशेस प्रेजेंट होती है इनके कुछ यूनिक अडेप्टेशंस हैं, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट पहुंचती ही नहीं. सो कैन यू इमेजिन हाउ स्ट्रेंज दीज फिशेस मस्ट बी, बिकॉज नो सनलाइट इज रीचिंग देयर एंड इट इज कंप्लीटली डार्क. सो लेट्स मूव अहेड and see what lies beneath the ocean surface. साइंटिस्ट्स ने हमें बताया है कि ओशंस में 2 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं, बट हमें 2,50,000 ही अभी तक पता है. तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहले जो फिश हमारे आगे है दैट इज गौरामी, जिसका साइंटिफिक नेम है कोलिसा लालिया. इसकी कुछ अपनी अडेप्टेशंस हैं एंड वो ब्रीदिंग से रिलेटेड है.
अगर हम फिशेज में अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो वो ब्रॉडली या तो ब्रीदिंग के लिए हो सकती हैं, या मूवमेंट के लिए हो सकती हैं, या अपने आप को किसी प्रेडेटर से बचाने के लिए हो सकती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेंस। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें विच इज गौरामी, ये जो फिश है ये सरफेस पे भी ब्रीथ कर सकती है, ये पानी के बाहर भी ब्रीथ कर सकती है, क्योंकि इसके पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज लैबिरिंथ ऑर्गन, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लंग्स। अब हमें तो यही पढ़ाया गया हमेशा कि फिशेस पानी में रहती हैं, बट इट इज नॉट द केस। कुछ फिशेस हैं ऐसी जो अडेप्टेशंस रखती हैं पानी के बाहर भी सांस लेने के लिए। सेकेंड इज इंडियन मड स्किपर, जिसका नाम है पेरियोप्थैलेमस स्पीशीज। इफ यू कैन सी, इस मड स्किपर में यहाँ पे जो इसके आईज के पास में इसके पेक्टोरल फिन्स हैं, ये जो फिन्स हैं इनको पेक्टोरल फिन्स बोला जाता है। सो दिस फिश कैन वॉक ऑन लैंड, इट कैन स्किप, it can make some skipping movements on mud. That's why it is called as mud skipper. This is Indian mud skipper. If we come to Indian stonefish, which is found in Andaman and Nicobar, this uses its appearance for saving itself from predators. ये stonefish इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टोन की तरह दिखती है। जब ये स्टोन की तरह दिखेगी तो पानी के नीचे स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जब स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एक स्टोन की तरह दिखती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर उसे फीड नहीं करता है उसके ऊपर। ऑल्सो इसके ऊपर आपको छोटे छोटे स्पाइक्स दिख रहे होंगे विच आर पॉइजनस, दे हैव वेनम, एंड दीज वेनम आर ऑल्सो यूज्ड टू पैरालाइज द प्रे। Not enough research has been done on fish venom. Next on, we'll look at some deep water fishes, जो बिल्कुल गहराइयों में पाई जाती हैं। The first is flounder fish, जिसका नाम है Platyctis flesus. If you can see, it is looking very funny. इसकी दोनों आंखें एक ही तरफ हैं, और ये सिर्फ ऊपर की तरफ देख सकती है। ये फ्लैट लाई करती है ओशन के सरफेस पे, ताकि प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके। सेकेंड इज कॉकआई स्क्विड। कॉकआई स्क्विड जो है, इसके पास दो आंखें होती है। अब जैसे हमारी आंखें हैं, दोनों सेम साइज की है, इसमें एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है। जो लार्ज आई है, इट इज यूज्ड फॉर अपवर्ड विजन। जो स्मॉल आई है, इट इज यूज्ड फॉर विजन विच इज बीनेथ। तो क्या करती है, बायोल्यूमिनेसेंस डिटेक्ट करने में जो स्मॉल आई है वो हेल्प करती है। अब हम देखते हैं बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। अब जो थर्ड फिश है विच इज एंगलर फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है लोफियस। एंगलर फिश का जो एक आपको ऊपर दिख रहा होगा टेंटिकल जैसा निकला हुआ है, पतला सा, सो बेसिकली यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, और जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ लाइट रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट एमिट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस इज लाइट, बायो इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विच इज एंगलर फिश, जो ऐसा फिनोमिना दिखाती है। तो फोटोफोर्स होते हैं वो जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। एंड अब नाउ यू नो, अगर कोई बड़ी फिश है जो एक छोटी फिश को खाने जा रही है और वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखा रही है, सो छोटी फिश ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेगी अपने आप को इस तरीके से कि वो उससे बच पाए। तो इसी वजह से इस कॉकआई स्क्विड में एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ फिश दैट इज गिवन हियर, इट इज ग्रीनलैंड शार्क। यू लुक एट द मैसिव साइज। अब इतने डीप वाटर में ये प्रेजेंट होती है, वहां पे इतना खाना नहीं होता हर टाइम। सो व्हाट इट डज इज दैट इट स्लोज डाउन इट्स मेटाबॉलिक रेट, और ये बहुत लंबे टाइम तक बिना फीड करे भी रह सकती है। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज अबाउट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अभी जब हम लोग पहली पिक्चर देख रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट रिलीफ फीचर्स देखे ओशन के, उसमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो इस जगह पर पाए जाते हैं। If you see in this picture, there are two different types of hydrothermal vents. First is black smoker type, which is A and B picture, और C से लेकर E तक जो pictures हैं, they are lost city type of hydrothermal vents. Not going into much detail about their morphology. हमें ये देखा गया कोविड के टाइम पर कि कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट थे जो वैक्सीन बनाने में काम आए। सो वी नो दैट दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर हम देखें कि बैक्टीरियल 16S राइबोसोमल आरएनए जीन होता है यहाँ पे, दिस इज द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली जो बैक्टीरिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज 16 राइबोसोमल आरएनए जीन। जब यहाँ से हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं तो जो स्पीशीज पाई गई, दे आर मिथाइलोबैक्टर, species of Thymicrospira and Firmicutes phylum. Next up, let's see
Okay, so now this is a wonderful expedition by Diva Amon. ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, डीप सी बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि काम करना चाहती हैं गैप को ब्रिज करने में बिटवीन लो इनकम कंट्रीज बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी. बेसिकली व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू इज वो मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं सो दैट जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सके और साइंस और पॉलिसी में जो गैप है उसको ब्रिज करा जा सके. ये जो पिक्चर्स हैं दे आर कैप्चर्ड बाय हर ओनली. While reading her article in Oceanographic, I came across a beautiful statement in which she said that during the initial time she was very worried. क्या होगा, नीचे जाएंगे, इतना डीप सी है, बहुत हाई प्रेशर होता है, पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कौन से जानवर होंगे, कहीं शार्क खा तो नहीं जाएगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. बट शी सेज दैट जब वो नीचे पहुंची और उन्होंने बायोल्यूमिनेसेंस देखा, जब उन्होंने एक चमकती हुई फिश देखी तो उनकी सारी वरीज चली गई थी. So that article was really interesting in reading. अगर हम पहली स्पीशीज देखें जो उन्होंने खुद कैप्चर की है, दैट इज सी एनिमोन. इसमें जो आपको ऐसे हाथ जैसा दिख रहा है, दे आर टेंटिकल्स जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इज काइमेरा विच इज ऑल्सो नोन एज रैट फिश. थर्ड इज डॉर्विन स्लाइम हेड, इट्स साइंटिफिक नेम इज गेफीबोरिक्स डार्विनी. और ये वाली जो फिश है ये 100 साल तक भी जी सकती है. नेक्स्ट इन लाइन. ओके, सो नाउ we'll come to environmental DNA, the core of our talk. Let us understand what is environmental DNA. Basically, environmental DNA is a potential biomonitoring tool जिससे हम biodiversity को monitor कर सकते हैं. जो pictures आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, you can see that there is a fish और एक सेल का डायग्राम दिखा है. हमने 9th-10th में सबने सेल का डायग्राम पढ़ा है, irrespective of our backgrounds, apart from humanities, science, etc. तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है सेल का, उसके पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो हम लोग एनिमल सेल में बनाया करते थे, ऑरेंज जैसा ऐसे ऐसे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो उसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है. शिफ्ट अ लिटिल. जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है. इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी हमारे आसपास हो रहा है, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट. सो नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए बेसिकली हमारी यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह कंडेंस होके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. अब ये जो इन्वायरमेंटल डीएनए है ये किस किस तरीके से इन्वायरमेंट में पाया जाता है, कैसे कैसे फिशेस रिलीज करती हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, वो स्किन या स्केल्स हो सकते हैं, वो उनके डैमेज्ड टिश्यूज हो सकते हैं, वो उनका एक्सक्रीटा भी हो सकता है. दिस इज हाउ उनका फ्री डीएनए वहां पे प्रेजेंट होता है. इफ आई टेल यू इन बेसिक टर्म्स, अगर आपने कुछ क्राइम सीन के बारे में कुछ देखा होगा, सीआईडी सबने देखा होता है आई गेस, तो उसमें जब हम देखते हैं कि अच्छा एक डीएनए मिला है, फिंगरप्रिंट मिला है, हेयर का वो मिला है, तो उससे क्या पता चलता है? उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस इंसान का जीनोम है, किस इंसान का जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट था. उससे हम लोग मैच कर सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या होगी. तो जो क्रिमिनल होता है उसको वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, बट दया और एसीपी प्रद्युमन सब निकाल लेते हैं कि वहां पे कौन प्रेजेंट होगा. तो यही इन्वायरमेंटल डीएनए का काम होता है. हमें फिश को फिजिकली स्पॉट करने की जरूरत नहीं है. वी कैन यूज इन्वायरमेंटल डीएनए एंड वी कैन अंडरस्टैंड वहां पे कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इन लाइन, लेट अस सी कि बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है. ईडीएनए को पहले हमें कलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसे डिटेक्ट करना होता है. फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हमने वाटर कलेक्ट किया तो उसे फिल्टर भी करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. उसके बाद हम फिल्टर एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिल्टर ट्रांसफर करते हैं, फिर ईडीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, फिर ऑर्गेनिज्म को हम डिटेक्ट करते हैं. अच्छा, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हम एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई जीन्स. बेसिकली ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है जिसमें अगर हमारे पास एक कॉपी है तो उसको हम 1000 बना सकते हैं. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास अमाउंट ज्यादा होगा जीनोम का, डीएनए का, तो वील बी एबल टू इजीली डिटेक्ट कि कौन सी स्पीशीज वहां प्रेजेंट थी. उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लाइक एनसीबीआई, there are already genomes which are entered by different scientists of species that has been discovered. तो हम क्या करते हैं कि जो हमें जीनोम मिला उसको कंपेयर करके देखते हैं जो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. फिर हम चेक करते हैं क्या ये स्पीशीज पहले भी प्रेजेंट थी या फिर ये कोई नई स्पीशीज है. अगर वो पहले प्रेजेंट होती है तो हम अपनी फाइंडिंग्स भी उसमें सबमिट करते हैं, और अगर वो स्पीशीज कोई नई स्पीशीज होती है तो फिर हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं जिसमें
हम उसका नाम क्या रखेंगे, टैक्सा क्या होगा, जीनस क्या होगा, so on and so forth. It is a long procedure. Next in line, let us look at some studies. So the first thing is our perspective for biologists कि eDNA को कैसे यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी मॉनिटर करने के लिए. So this study has been done in a least studied place, Muttukaddu backwaters. इंडिया में साउथ ईस्ट कोस्ट में इस पे स्टडी की गई थी. इस पे ज्यादा स्टडीज नहीं हुई थी, पहली ही स्टडी थी इस एरिया की. और यहाँ पर स्टडी के बाद 156 यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिले जो कि बोथ कंजर्वेशनल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते थे. वी नो दैट इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को मैनेज करना, उसकी जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो टेक्निक है इससे हमें पता चला कि और क्या क्या स्पीशीज वहां प्रेजेंट है, सो वी कैन यूज देम फॉर आवर कंट्रीज बेनिफिट. नेक्स्ट इज, so this was a study wherein sponges were used as eDNA filters. तो आप अपने घर में आपने सबने देखा होगा, there is a sponge that is used to wash utensils. It has microspores. ठीक है, उसमें क्या होता है कि पानी absorb हो जाता है. तो ऐसे ही स्पॉन्जेस ये प्रेजेंट होते हैं हमारे अंडर वाटर में, जो कोरल रीफ्स भी बनाते हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ भी बनाते हैं. तो जब पानी इनमें से सर्कुलेट करता है अगेन एंड अगेन, तो वो डीएनए यहाँ पे छोड़ जाते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं. तो इसको अगर हम फिल्टर करें तो ये जो डीएनए होता है इसके अंदर दैट इज 900 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डेली. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर गेटिंग अ हाई क्वांटिटी ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस स्पॉन्जेस which can further be used to study. Next slide please. Okay, so this is a research from a Chinese scientist, Yuan Li. She is a biologist at the Northeast Fisheries Science Center's Milford Lab. She has detected 17 common fish species, including scoop and black sea bass, and 25 species that are rarely caught in that area, like winter flounder and northern stargazer. यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि कुछ जो स्पीशीज बहुत कम दिखाई देती हैं, फिजिकली बहुत कम दिखाई देती हैं, उनकी प्रेजेंस को इन्होंने डिटेक्ट किया ईडीएनए की हेल्प से. अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे कोई फिश नहीं दिखेगी, यू कैन नॉट सी कोई फिश यहाँ पे रखी है जो वो बता रही हैं हमें, बट वो टेक्निक्स यूज कर रही हैं इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ फिजिकल फिश. नेक्स्ट स्लाइड अजय प्लीज. This study was done by scientists in African river. It was a remote river, Korubal River, in East Africa. And these scientists were able to find out 125 species of aquatic and terrestrial animals. Basically, इस river पे study ज़्यादा नहीं की गई थी. और आप देख सकते हैं इस बोट में दो साइंटिस्ट बैठे हैं. They are having instruments in their hand. Water sample collect करेंगे. उसके बाद जो प्रोसीजर हमने शुरू में डिस्कस किया था, फिल्टर करेंगे, ये डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे. So that is the whole procedure यहाँ पे उन्होंने जो किया. Next in line, we have two pictures here. यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ईडीएनए यूज नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, और ईडीएनए यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है. अगर हम ईडीएनए यूज नहीं करते हैं, जो कि लेफ्ट पिक्चर है, उसमें हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्योंकि अच्छे से नहीं होता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, बिकॉज चीजें ढंग से मिली ही नहीं है हमें. तो लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन होगा ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो इकोसिस्टम के फंक्शंस और डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से जितना हम ईडीएनए के साथ कर सकते हैं. इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड पिक्चर, यहाँ पे आपको सेम कलर के तीनों सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम ईडीएनए यूज करते हैं तो मैनेजमेंट जिसमें इंस्टीट्यूशंस एंड डिसीजन मेकिंग आता है, सोसाइटी जिसमें इकोनॉमीज एंड वेलबींग आता है, और ओटीजेड विच इज ओशियन ट्वाइलाइट जोन, वो जोन जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां की जो इकोसिस्टम फंक्शंस हैं वो हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं ईडीएनए की हेल्प से. सो दिस फिगर वाज पुट इन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीएनए इज much higher, and if we use it we'll be able to ensure good policy formulations, and we'll be able to protect our biodiversity and have wonderful ecosystem functions and ensure that they are well protected. Next in line, now we'll look at some perspectives for historians. यहाँ पे हम देखते हैं कि secrets buried in the sand.
यहाँ एंशियंट डीएनए की बात होगी, वो भी इन्वायरमेंटल डीएनए है, बट एंशियंट डीएनए वो डीएनए होता है जो बहुत पहले से यहाँ प्रेजेंट है, एंशियंट टाइम से यहाँ प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट स्टडी की गई उसमें हम ये देख सकते हैं, a little upwards, you can minimize it, no problem. So this photograph is from burials of Indus Valley Civilization, राखीगढ़ी साइट के वहां के ये बरियल्स हैं। और यहाँ पे क्या किया कि एक्सकेवेशन किया हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के स्कॉलर्स ने, उसके बाद इसको 61 सैंपल्स को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया और जीनोम को सीक्वेंस किया गया। जब जीनोम को सीक्वेंस किया तो हमें ये पता चला कि जो एंसेस्टर्स थे हड़प्पन जीनोम के हिसाब से जो एंसेस्टर्स होने चाहिए थे वो ईरानियन फार्मर्स नहीं थे, विच इज अदरवाइज बिलीव्ड कि ईरानियन फार्मर्स होते हैं। नेक्स्ट इज, this is a wonderful study. Now I would like to request you to zoom in a little. यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो तीन चीजें दिखी हैं, जियोकेमिकल आर्काइव्स, हिस्टोरिकल आर्काइव्स एंड बायोलॉजिकल आर्काइव्स। दिस इज फ्रॉम अ पेपर वेयर एक यूरोपियन मरीन साइट की पोल्यूशन कैसे कैसे एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वहां पे जियोकेमिकल चेंजेस आए, वहां पे हिस्टोरिकल चेंजेस आए, वहां पे बायोलॉजिकल चेंजेस आए। बायोलॉजिकल चेंजेस में ये आया कि शुरू में वहां यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलते थे, फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर मिलने लगे। जियोकेमिकल चेंजेस भी थे, हिस्टोरिकल चेंजेस में डिफरेंट चीजें नोटिस की गई जो कि इस स्टडी में हमने पढ़ी। सो यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट जो स्लाइड में मेंशन्ड है वो पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें मेंशन्ड है, एंथ्रोपोजेनिक, एंशियंट एंड डीएनए। एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट, ancient is history and DNA is biology. So you see how beautiful this study is कि ये इतना integrated study रही है from different disciplines. Next slide. Okay, so हमने अभी तक बहुत कुछ बात की कि समुद्र में क्या मिलता है, कैसे उसे कंजर्व करा जा सकता है, ईडीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है, ईडीएनए की इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के लिए क्या है। तो अभी हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 14th जो है, विच टेल्स अस अबाउट लाइफ बिलो वाटर, इट सेज दैट वी मस्ट कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली क्या है कि हम सस्टेनेबल तरीके से अगर ओशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, नीचे क्या प्रेजेंट है, हम पता कर पाएंगे तो हम उसे प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अपने ध्यान में रखें। Now, last but not the least, we have India's deep ocean mission, the first India's manned mission. You can see यहाँ पे मत्स्य लिखा है। मत्स्य हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग ने पढ़ा है कि विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य, जिसको हम मछली कहते हैं, मीन कहते हैं, फिश कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक कोट दिख रहा होगा, दैट सेज स्पेस मे बी द फाइनल फ्रंटियर बट वी स्टिल हैव प्लेनी टू फिगर आउट राइट हियर ऑन प्लैनेट अर्थ। ये एक मिशन है जिसमें हम अंडर वाटर रिसोर्सेज को मॉनिटर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मेटल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, कॉपर को सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ सकें। बिकॉज वी नो दैट बाय 2050 आवर इकोनॉमी विल हैव टू बी humongous because population is also rising. So we need renewable resources and that's why this mission holds a lot of importance. Second is it holds a lot of importance in blue economy. ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम ओशन की रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें ताकि वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को सर्व करें, ताकि वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प करें। नेक्स्ट अप, आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सपेक्टिव फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च। जो भी मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की, जो भी मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ रिसर्च गैप्स हैं इस एरिया में, और वो गैप्स मेजरली इसलिए भी हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड रिसर्च बहुत कम हो रही है। तो मेरा जो आइडिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल डीप ओशन मिशन है, तो इसमें एक स्कॉलर्स का ग्रुप होना चाहिए। वो स्कॉलर्स सेलेक्ट किए जाने चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी एंड ऑल द डाइवर्स बैकग्राउंड स्कॉलर सेलेक्ट करके एक जगह पे रिसर्च की जाए, ताकि हम ना ही सिर्फ एक साइट की स्पीशीज को मॉनिटर कर सकें, बट हम ये भी देख सकें कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये भी देख सकें वहाँ पे जियोलॉजिकल चेंजेस क्या रहे हैं, हम ये भी देख सकें कि वहाँ पे बोटानिकल स्पीशीज क्या प्रेजेंट है, फौना के साथ साथ फ्लोरा की भी हम लोग जानकारी ले सकें। As our country is already investing so much in deep ocean mission, I think एक छोटा सा ग्रुप ये बनाया जा सकता है।
So I believe that we should embrace the essence of working together by working in teams. Last but not the least, I would like to acknowledge Nature, Science Direct, Science Focus, Oceanographic, BBC, and our Government of India web directory for all the information that I've gathered and managed to put in the presentation. Thank you so much for listening to me.